हेलो बच्चा वाणी, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है बायोटेक प्लेटफॉर्म के अंदर, जिसके अंदर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2। और आज का जो लेक्चर होने वाला है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि आज के लेक्चर से आपके सीधा का सीधा 2 से 4 मार्क्स का काम बन रहा होगा। यानी कि आज के लेक्चर से आपको सीधे के सीधे 4 से 5 मार्क्स का प्रॉफिट होने वाला है इस लेक्चर को देखिए, क्योंकि आज के लेक्चर से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। राइट, तो इस सेशन को आपको एंड तक देखना जरूरी है, ठीक है। बट साथ में क्या करना है आपको, अगर आपने पिछला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है या फिर देख लिया है, नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लेना, ठीक है। तभी आपको ये आगे की चीज समझ में आएगी, ठीक है। और अगर आपने देखा है लेक्चर को तो एक बार पहले के नोट्स पे एक बार रिवाइज कर लेना, राइट। और अगर रिवाइज करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो मैं आपको बता दूं आज हम करने क्या वाले। आज हम करने वाले भाई थोड़ी सी अच्छी चीजें। कौन सी चीजें करने वाले भाई, देखो। सबसे पहले तो हम पिछले लेक्चर को रिवाइज करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हेरिडिटी को पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, हेरिडिटी को एक बार रिवाइज करेंगे। फिर उसके साथ में हम क्या करेंगे, हेरिडिटी के कुछ एकदम जबरदस्त से सवाल करेंगे। अब ये हेरिडिटी का सवाल जो है ना, ये वाला जो सवाल है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी, ये जो सवाल है ये अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। देखो, देखने में ऐसा लगता है कि ये सवाल बहुत छोटा सवाल है, ठीक है, इसको ये 2 से 3 लाइन में खत्म हो जाएगा। बट अगर कोई बच्चा रट रटाकर एग्जाम में जाता है, यानी कि कोई बच्चा रटता है बहुत ज्यादा साइंस को, या फिर इस चैप्टर को बहुत ज्यादा रट लिया है उस बच्चे ने, ठीक है, या फिर हेरिडिटी का उसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, ठीक है, बस उसने डेफिनेशन रट ली है और उसने ऊपर ऊपर हेरिडिटी को समझा है, तो वो बच्चा इस सवाल में गलती करेगा। और अगर ये सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आता है तो मैं गारंटी लिख के देता हूँ 80% बच्चे जो होंगे इस सवाल के अंदर फिसल जाएंगे या फिर खत्म हो जाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो, आप सभी ने पिछले लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था, आप सभी ने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था, हेरिडिटी पढ़ी थी, तो मैं आपसे सीधा सीधा सवाल पूछता हूँ, हेरिडिटी होती क्या है। हेरिडिटी क्या है, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस, ये क्या है, प्रोसेस है, राइट। हेरिडिटी क्या है, प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विया जीन। ये क्या होती है, आपकी हेरिडिटी होती है। ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, राइट। हमने क्या पढ़ा था, हेरिडिटी क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स का क्या होता है भाई, बायोलॉजिकल कैरेक्टर का क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से, वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, किसके थ्रू, जीन के थ्रू ट्रांसफर होता है। ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। अब कोई बच्चा आ जाता है, ठीक है, अब आपके बोर्ड एग्जामिनेटर जो होंगे वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये सवाल दे देते हैं कि क्या सवाल देते हैं, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी चेंज। अब बच्चे यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। अब क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब देखो, आप सभी ने क्या पढ़ा है, हेरिडिटी पढ़ा है। क्या पढ़ा है, आप सभी ने हेरिडिटी पढ़ा है, राइट। आप सभी ने क्या पढ़ा है, हेरिडिटी को पढ़ा है। आपने हेरिडिटरी चेंजेस के बारे में तो सुना ही नहीं है, राइट। अगर आपका सवाल आपसे पूछता है हेरिडिटरी चेंजेस, तो आपने हेरिडिटरी चेंजेस के बारे में तो कभी कुछ सुना ही नहीं है। अगर आपके टीचर से आपने पहले चैप्टर कभी पढ़ा भी है तो आपने कभी ये सुना ही नहीं होगा क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अच्छे खासे सवाल सॉल्व करते हैं, तभी आपको ये वर्ड देखने को मिलता है। और मेरी बात सच मानना, 2022 के अंदर ये सवाल पूछा गया था। कब, 2022 के अंदर ये सवाल आपको पूछा गया था। और यहाँ पर कई सारे बच्चों ने मिस्टेक्स दी थी। अब वो मिस्टेक्स आपसे ना हो इसलिए ये सवाल मैं आपको क्लास के अंदर करवा रहा हूं। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, हम सभी ने हेरिडिटरी चेंजेस के बारे में कोई चीज नहीं पढ़ी, बट हमने किसके बारे में पढ़ा था, हमने मैकेनिज्म पढ़ा था, किसका भाई, हेरिडिटी का। अब हेरिडिटी और हेरिडिटरी चेंजेस का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। हेरिडिटरी चेंजेस का मतलब होता है, हेरिडिटरी चेंजेस का मतलब होता है ऐसे चेंजेस जो ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी हुए है। क्या बोला मैंने, ऐसे चेंजेस जो हेरिडिटी प्रोसेस के दौरान होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी चेंजेस बोलते हैं। अब आप मुझे बताओ, हेरिडिटरी
चेंजेस यानी कि हेरिडिटी के प्रोसेस के दौरान, जब हेरिडिटी प्रोसेस होती है तो उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस यानी कि कौन से चेंजेस होते हैं हेरिडिटी प्रोसेस के दौरान। अब हम सभी ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हम इसको डेफिनेशन से डिकोड करके देखते हैं। हेरिडिटी क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर बायोलॉजिकल कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, किसके थ्रू, जीन के थ्रू होता है, राइट। तो अभी हमसे पूछ रहा है मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करो हेरिडिटरी चेंजेस, राइट, इसको एक्सप्लेन करो बोलता है, हेरिडिटरी चेंजेस के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करो बोलता है। तो देखो हेरिडिटरी चेंजेस क्या होते हैं इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं, यानी कि ऐसा चेंज जो हेरिडिटी प्रोसेस के दौरान होता है। कौन सा चेंज होता है, देखते हैं जरा। यहाँ पर हमने देखा था कि हमारे मम्मी और पापा के जो जीन है, हमारे मम्मी और पापा के जो जीन है वो क्या होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, उनके पापा के जीन के अंदर क्या होते हैं, पापा के बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, और मम्मी के जीन के अंदर क्या होते हैं, मम्मी के बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। राइट, मम्मी के जीन के अंदर क्या होते हैं, मम्मी के बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, और पापा के जीन के अंदर क्या होते हैं, पापा के बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं। फिर ये जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और ट्रांसफर होते हैं किसके अंदर, आपके अंदर, यानी कि आपके चाइल्ड के अंदर या फिर ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या होते हैं, ये बायोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से अपना जो बेबी होता है वो अपने मम्मी पापा जैसा दिखता है। तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ, यहाँ पर चेंज हुआ है भाई, यहाँ पर चेंज हुआ है बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बायोलॉजिकल यहाँ पर कैरेक्टर्स यहाँ पर क्या हुए हैं, चेंज हुए। वो कैसे चेंज हुए मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, ये है एक ग्लास, ठीक है, ये है एक ग्लास, ठीक है, ये एक ग्लास है, कौन से कलर की, नीले कलर की बकेट है, इसके अंदर क्या है, नीले कलर का पानी, राइट, ये क्या है, नीले कलर का पानी। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ दूसरे कलर की बकेट, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ दूसरे कलर की बकेट, जो कि जिसके अंदर क्या है, लाल कलर का पानी है। अब क्या करता हूं मैं, इस बकेट को इसके अंदर पलटा देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों बकेट का पानी एक बकेट के अंदर भर देता हूं, सॉरी इसको ऐसा छोड़ो। अब इन दोनों बकेट का पानी जो है मैं ब्लैक कलर की बकेट के अंदर डाल देता हूं। क्या करता हूं, ब्लैक कलर की बकेट के अंदर क्या करता हूं, इसका लाल पानी भी डाल देता हूं और ब्लू पानी भी डाल देता हूं। तो क्या होगा, ये जब दोनों कलर मिक्स होंगे, क्या होंगे, जब ये काला पानी, जब ये नीला पानी और लाल पानी जब मिक्स होंगे तो ब्लैक बकेट के अंदर क्या होगा, ब्लैक बकेट के अंदर क्या हो जाएगा, पानी का कलर चेंज हो जाएगा। क्या होगा, ब्लैक कलर के बकेट के अंदर क्या होगा, पानी का कलर क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी का कलर चेंज हो जाएगा और कौन से कलर का पानी बन जाएगा, ग्रीन कलर का पानी बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से देखना, ये है आपके पापा के जीन, ये है आपके पापा के जीन, ये है आपके मम्मी का जीन, ये है आपके मम्मी का जीन, और ये है आप, ये हो आप। तो क्या हुआ, पापा के जीन और जब मम्मी के जीन जब आपके अंदर आए तो क्या हुए, ये दोनों जीन क्या हो गए, मिक्स हो गए। क्या हो गए, ये दोनों जीन क्या हो गए, मिक्स हो गए, जिसके कारण क्या हुआ है, जो आपके पापा और आपके मम्मी के जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे वो भी क्या हो गए, मिक्स हो गए। तो जब ये मिक्स होते हैं, या फिर बोल सकते हो जब ये जीन मिक्स होते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, जब ये जीन जो है मिक्स होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिक वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिक वेरिएशन बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जब ये बायोलॉजिकल कैरेक्टर, पापा के बायोलॉजिकल कैरेक्टर और मम्मी के बायोलॉजिकल कैरेक्टर जब मिक्स होते हैं तब क्या होती है, जेनेटिक वेरिएशन होती है। क्या होती है, जेनेटिक वेरिएशन होती है, राइट। क्या बोला मैंने, जब पापा के जीन और जब मम्मी के जीन जब मिलते हैं, जब पापा के जीन और जब मम्मी के जीन जब मिलते हैं तब क्या होते हैं, जेनेटिक वेरिएशन होती है। क्या होती है, जेनेटिक वेरिएशन होती है। ऐसा होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी चेंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी चेंजेस बोलते हैं। समझ रहा है क्या, एक बार मुझे कमेंट बताओ, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, और नहीं समझ रहा है तो वापस से बताता हूँ, ध्यान सुनिए। देखिए ये सवाल देखने में डिफिकल्ट है, ठीक है, देखने में और समझने में भी डिफिकल्ट है, बट अगर आप इस सवाल को अच्छे से समझ लेते हो ना तो मैं गारंटी बता रहा हूँ आप पीएचडी कर लोगे हेरिडिटी पे। आप कितना भी बड़ा सवाल आ जाए, अगर आप इस सवाल को सॉल्व कर लोगे तो बड़े से बड़ा सवाल, छोटे से छोटा सवाल आपसे सॉल्व होगा ही, गारंटी लिख के देते। बस आपको ये सवाल को एक बार अच्छे से समझ, देखो ये देखो सवाल क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी चेंजेस। अभी हमें मैकेनिज्म पता है, अभी हमें हेरिडिटरी चेंजेस के बारे में पता करना है। हेरिडिटरी चेंजेस होते क्या है, देखो ऐसे चेंजेस जो हेरिडिटी प्रोसेस के दौरान होते हैं, ऐसे चेंजेस जो हेरिडिटी के प्रोसेस के दौरान होते हैं। अब कौन से चेंजेस होते हैं, ध्यान से हमें पता है कि पापा के जीन और मम्मी के जीन क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होकर कहाँ जाते हैं, हमारे अंदर आ जाते हैं। तो जब ये जीन कंबाइन होते हैं, जब ये जीन कंबाइन होते हैं
तब क्या होती है, जेनेटिक वेरिएशन ऑकर होती है। क्या होती है, जेनेटिक वेरिएशन ऑकर होती है, और इसी जेनेटिक वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी चेंजेस बोलते हैं। इसी जेनेटिक वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, जेनेटिक वेरिएशन बोलते हैं। इतनी बात क्लियर। अभी जो जेनेटिक वेरिएशन है ये क्या है, अपने हेरिडिटरी चेंजेस है। तो अब ये बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, एक्सप्लेन करो ऐसे मैकेनिज्म्स जिसकी वजह से क्या होता है, हेरिडिटरी चेंजेस होता है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, एक्सप्लेन करो ऐसे मैकेनिज्म्स को जिसकी वजह से क्या होते हैं, जेनेटिक वेरिएशन ऑकर होते हैं। सिंपल सी चीज है। अब आप सभी को पता है जेनेटिक वेरिएशन जो होता है वो ऑकर होता है किसके थ्रू होता है भाई, म्यूटेशन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, म्यूटेशन के थ्रू होता है, राइट, म्यूटेशन के थ्रू होता है। और किसके थ्रू होता रहता, और किसके थ्रू होता है, हेरिडिटी के थ्रू होता है। और किसके थ्रू होता है, हेरिडिटी के थ्रू तो होगा, हेरिडिटी के थ्रू होता है। और क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू होता है। और बताओ किसके थ्रू होता है, और बताओ किसके थ्रू होता है। अगर तुमने ये बता दिया मैं मान जाऊंगा, बताओ। और किसके थ्रू होता है, रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। इसी की वजह से क्या होते हैं, हम लोग जो है बंदर से क्या हो गए हैं, इवॉल्व हो करके क्या हुए। देखो बंदर का जो जीन था उसके अंदर क्या है, वेरिएशन आया। क्या आया, देखो बंदर कुछ इस तरीके का था, राइट। बंदर का खून ले लो, बंदर का, देखो एक सेकंड, ये है बंदर, ये है मॉन्की, ये क्या है, मॉन्की है, ठीक है। यहाँ पर मैं बंदर बना देता हूँ, ठीक है। ये बंदर की पूंछ हो गई, ये बंदर का हाथ हो गया, ठीक है। ये बंदर की पूंछ हो गई, ये बंदर का हाथ हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं बना देता हूँ ह्यूमन, यहाँ पर मैं क्या बना देता हूँ, ह्यूमन बना देता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। ये यहाँ से तुम बंदर का ब्लड ले लो, यहाँ से तुम बंदर का ब्लड ले लो, और यहाँ से तुम क्या ले लो, ह्यूमन का ब्लड ले लो। अगर तुम क्या करो, इन दोनों का जो ब्लड है, इन दोनों के जो ब्लड है, इनको अगर तुम टेस्ट करने देते हो लेबोरेटरी के अंदर, तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, इन दोनों का जो ब्लड है, ह्यूमन और मंकी का जो ब्लड है, वो क्या है, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा सिमिलर है। बंदर का खून का कलर भी क्या होता है, रेड होता है, और हमारा हमारा जो कलर का खून होता है, ह्यूमन का जो खून का कलर होता है वो भी क्या होता है, रेड होता है। यानी कि इससे एक बात समझ में आती है कि हम लोग जो है, ह्यूमन और मंकी जो है, वो किससे इवॉल्व हुए हैं, सेम एंसेस्टर से, या फिर बोल सकते हो कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। किससे इवॉल्व हुए, कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। इसी की वजह से क्या होता है, हम लोगों के अंदर कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। बंदर के अंदर कुछ सिमिलरिटीज होती है, ठीक है, और हमारे अंदर भी क्या होती है, कुछ सिमिलरिटीज होती है। इसलिए हम लोगों को क्या बोला जाता है, हम हमारे जो पूर्वज है उनको वो क्या है, बंदर है, ऐसा बोला जाता है। तो अब बात आती है कि हम बंदर से ह्यूमन के अंदर कैसे कन्वर्ट हो गए। तो बंदर से जब हम ह्यूमन के अंदर कन्वर्ट हुए तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था इसका भाई, जेनेटिक वेरिएशन का। अगर जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगी, अगर जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगी, तो अलग अलग तरीके के जानवर हमें देखने को नहीं मिलेंगे इस वर्ल्ड के अंदर, या फिर बोल सकते इस अर्थ के अंदर। इस अर्थ के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं हमारे अर्थ के अंदर, वो सभी एग्जिस्ट कर रहे हैं किसकी वजह से, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से वो सब एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे अर्थ के अंदर। अब इसको और एक अच्छे तरीके से समझाता हूँ, क्या सुनना, सुनो। पहले हमारी क्या थी, हाँ देखो, पहले हम लोगों की टेल थी, पहले हम लोगों की क्या थी, टेल। आप सभी को पता है हम बंदर से इवॉल्व हुए, ठीक है। तो आप बंदर थे तो हमारी पहले क्या थी, पूंछ थी। हमारी क्या थी, पहले पूंछ थी, ऐसे बहुत लंबी बड़ी पूंछ थी, जो मेरे पास भी है, मेरे पास अभी भी पूंछ है, यानी कि अभी मैं बंदर हूँ, ठीक है। तो ये जो थी मेरे पास पूंछ थी, ठीक है। फिर जैसे जैसे मैं इवॉल्व हुआ, मेरी पूंछ जो है वो क्या हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई। अब क्या हुई, ये जो पूंछ है ये फिजिकली ही डिसइंटीग्रेट नहीं हुई, ये क्या हुई, जेनेटिकली भी क्या हुई, डिसइंटीग्रेट हुई। और वो किसकी वजह से हुई, जेनेटिकली हुई। अगर आपके बॉडी के अंदर कोई चीज फिजिकली चेंज हो रही है, ठीक है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, आपके बॉडी के अंदर कोई चीज नेचुरली फिजिकली चेंज हो रही है, तो वो किस वजह से होती है, जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से होती है। ये बात क्लियर। अब आप सभी और एक चीज देखना कि आपके पापा से ज्यादा एडवांस आप होते हो, यानी कि आपके मम्मी पापा की जनरेशन से ज्यादा एडवांस कौन है, आपकी जनरेशन। ये किसकी वजह से हुआ है, ये हुआ है जेनेटिक वेरिएशन की वजह से। तो इतनी बात ध्यान में रखना, इवोल्यूशन जो होता है किसकी वजह से होता है, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से होता है। क्या बोला, जेनेटिक वेरिएशन किस वजह से होता है, इवोल्यूशन की, सॉरी, इवोल्यूशन किस वजह से होता है, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से
होता है। तो एक बात यहाँ पर नोट करके लिखना, एक बात यहाँ पर नोट करके लिख लो, नोट नोट नोट, आंसर पे कर दो। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन occur because of genetic वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से ही क्या होता है, आपका इवोल्यूशन होता है। की बात क्लियर? क्लियर। अगर आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया है, इतनी बात दिमाग में रखना कि तुम्हें इस चैप्टर का, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का कोर टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। क्या बोला वापिस से सुनना, क्या बोला वापिस से सुनना। हेरिडिटी क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर, किसके थ्रू? जीन के। क्लियर? क्लियर। अब हेरिडिटी चेंजेस क्या होते हैं? ऐसे चेंजेस जो हेरिडिटी के प्रोसेस के दौरान होते हैं। कौन से चेंजेस होते हैं? क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन होती है। किसके वजह से? जब ये पापा के जीन और मम्मी के जीन क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो क्या होती है? जेनेटिक वेरिएशन आती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी चेंजेस बोलते हैं। हेरिडिटरी चेंजेस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी की वजह से नहीं होते, ऑर्गन की वजह से होते हैं, म्यूटेशन की वजह से होती है, रिप्रोडक्शन की वजह से होती है, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या होते हैं, हमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलती है। और ये जो जेनेटिक वेरिएशन है वो क्या करती है? इवोल्यूशन होने में मदद करती है। क्या करती है? इवोल्यूशन होने में मदद करती है। इसीलिए मैंने कहा था इस चैप्टर के पार्ट 1 के अंदर, लेक्चर नंबर 1 के अंदर, कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो है देखने में तो अलग अलग टर्म है, पढ़ने में भी अलग टर्म है, कॉन्सेप्चुअली भी अलग टर्म है, बट वो एक पॉइंट पर जाके कनेक्ट होते हैं, और वो कनेक्टिंग पॉइंट है आपका जेनेटिक वेरिएशन। क्या बोला मैंने? जेनेटिक वेरिएशन। देखो, evolution is a different concept, evolution is a different concept but closely related to heredity because क्योंकि हेरिडिटी क्या करता है, हेरिडिटी क्या करता है? जेनेटिक वेरिएशन लाता है, और इवोल्यूशन होने में क्या करता है? मदद करता है, या फिर बोल सकते हो मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है इवोल्यूशन के लिए। क्या बोला मैंने? हेरिडिटी क्या करता है? एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है इवोल्यूशन होने के लिए। इसीलिए क्या है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको अपने कॉपी के अंदर लिखना हो तो 100 रुपए का नोट बनाओ और वहां पर लिखो कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट टर्म्स है, बट क्या है, दोनों एक पॉइंट पर जाकर कनेक्ट होते हैं। वो कौन सा पॉइंट है? जेनेटिक वेरिएशन वाला पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हेरिडिटी क्या करती है, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है इवोल्यूशन के लिए, जिसके थ्रू क्या होता है? इवोल्यूशन ऑकर होता है। बस यही लिखना है आपको, यही कोर कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। आई होप आपको ये टॉपिक समझा हो। तो इसको एक काम करो, एक बार अच्छे से लिख लो, और अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट में बता दो कि सर समझ में आ रहा है। वैसे मैं काला दिख रहा हूँ भाई, क्योंकि आज लाइट का इशू है। देखो, तो बच्चा बढ़ती है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, अभी हमने क्या किया, हेरिडिटी को अच्छे समझ लिया, हेरिडिटी के ऊपर पूरी पीएचडी कर ली। अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के कुछ साइंटिस्ट जो है उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, वैसे तो ये जो साइंटिस्ट है वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ऑड मैन आउट के अंदर ही देखने को मिलेंगे। आपको बिग आंसर यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर, राइट, यानी कि बड़े बड़े जो आंसर होते हैं उनके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा इनका नाम। बस आपको इनका नाम कहाँ देखने को मिलेगा? ऑड मैन आउट, फिल इन द ब्लैंक्स, और कहा देखने को मिलेगा? मैच द पेयर के अंदर आपको इनके नाम देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको इनको क्या करना है? अच्छे से याद रखना है। क्योंकि देखो, अब मैं तुम्हें एक जबरदस्त साइंटिस्ट का नाम बताता हूं जिसका बारे में अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर भी बात की थी। उनका नाम क्या था भाई? ग्रेगर जॉन मेंडल सर था। क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था? जेनेटिक्स किसकी आ गया था? इसने डिस्कवर किया था। क्या किया था? साइंस की एक ब्रांच को डिस्कवर किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। इस जेनेटिक्स के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? इस जेनेटिक्स साइंस की ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी की। किसकी स्टडी करते हैं? हेरिडिटी की हम क्या करते हैं? इस जेनेटिक्स ब्रांच के अंदर क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, राइट। इसको किसने डिस्कवर किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल सर ने डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था? 1886 के अंदर डिस्कवर किया था। अब यहाँ पर बात आती है याद क्या रखना। अब यहाँ पर बात आती है याद क्या रखना है। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है, और यही 2 चीजें आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आपको पूछी जाएगी। पहली तो आपको नाम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, या फिर इन्होंने कौन से कर्म कांड किए थे,
उनको याद रखना है। बस आपको ईयर के ऊपर उतना फोकस नहीं करना है। वैसे तो ये पूछे भी नहीं जाते क्योंकि उन्हें पता है कि आपका दिमाग कितना ज्यादा तेज चल रहा है, राइट। अब बात करते हैं दूसरे साइंटिस्ट की। अब इसका नाम जो है ना दूसरे साइंटिस्ट का, ये बहुत ही ज्यादा अटपटा है। क्या है? बहुत ज्यादा अटपटा है। एक बार तुम पढ़ो यार इसे, इस साइंटिस्ट के नाम को पढ़ो, दूसरे नंबर वाले का। हुगे डे वारिस। हुगे डे वारिस ऐसा ही कुछ नाम है, बट ऐसा नाम नहीं है। इनका नाम है हुगे डे वारिस। हुगे डे वारिस, ये थोड़ा सा फ्रेंच वाले इंसान है, तो इनका नाम भी बहुत अटपटा है। हुगे डे वारिस। क्या है? हुगे डे वारिस। हुगे डे वारिस इनका नाम है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? म्यूटेशन थ्योरी को प्रपोज किया था। क्या किया था? म्यूटेशन की जो थ्योरी थी उसको दिया था, या फिर बोल सकते हो जो म्यूटेशन थ्योरी थी उसको डिस्कवर किया था। क्या किया था? डिस्कवर किया था। अब यहाँ पर क्या वर्ड आया है? प्रपोज वर्ड आया है। तो ऐसा मत समझना कि किसी लड़की ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी, म्यूटेशन थ्योरी नाम की कोई लड़की थी, उसको हुगे डे वारिस ने प्रपोज किया था। नहीं भाई, ऐसा नहीं किया था उन्होंने। उन्होंने क्या किया था? म्यूटेशन थ्योरी जो थी उसको डिस्कवर किया था। यानी कि ये म्यूटेशन थ्योरी क्या होती है उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख कर सबको क्या किया था? बताया था कि ये देखो, ये होती है म्यूटेशन थ्योरी। अब ये म्यूटेशन होता क्या है इसको समझते हैं। म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। क्या होता है? म्यूटेशन क्या होता है? एकदम सडन चेंज जब हमारे डीएनए के सीक्वेंस के अंदर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। इतनी बात क्लियर? अब देखो, कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा कि डीएनए सीक्वेंस क्या होता है, क्योंकि देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 9th क्लास के अंदर नहीं पढ़ा होगा, डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा होगा। और नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लो, इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं पढ़ाने वाला हूँ, वहां पर भी मैं आपको म्यूटेशन और एक अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, बहुत अच्छे तरीके से खोल खोल कर बताऊंगा। टेंशन मत। तभी भी अगर आपको समझना है तो इतनी बात ध्यान रखना कि डीएनए जो होता है उसके अंदर क्या होता है? एक सीक्वेंस फॉलो होता है। इसका सीक्वेंस फॉलो होता है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस फॉलो होता है। जब क्या होता है? ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस यहां से ब्रेक होकर यहां पर जब फॉरेन डीएनए सीक्वेंस क्या होता है यहाँ पर लग जाता है, तब क्या होता है? डीएनए सीक्वेंस के अंदर क्या हो जाता है? सडन चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। अब ये म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? जब क्या होता है? जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तब क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है, और किसके वजह से होता है? रेडिएशन की वजह से भी क्या हो सकता है? म्यूटेशन हो सकता है। इसलिए आपको बोला जाता है कि रेडिएशन से बचो। रेडिएशन से क्यों बचो? क्योंकि अगर आपको रेडिएशन ने पकड़ लिया तो आपके अंदर क्या हो जाएगा? म्यूटेशन हो जाएगा। और म्यूटेशन की वजह से क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनो। आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ोगे भाई? इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ोगे या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ोगे? ठीक है, दो चैप्टर में से कहीं ना कहीं तो ये लिखा है, मुझे याद नहीं होता अच्छे तरीके से। डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इन दोनों चैप्टर में आप खोज लेना। पीले रंग के बॉक्स के अंदर लिखा है चिरनोबिली इवेंट। क्या लिखा है? चिरनोबिली इवेंट लिखा है वहां पर। तो चिरनोबिली इवेंट के अंदर क्या हुआ था? बहुत ज्यादा रेडिएशन फैल गया था। क्या हो गया था? बहुत ज्यादा रेडिएशन फैल गया था। वहां पर न्यूक्लियर जो फैक्ट्री थी, क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था वहां पर क्या हुआ था? ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से क्या हो गया था? बहुत ज्यादा मात्रा में रेडिएशन फैल गया था। और उस रेडिएशन की वजह से क्या हुआ था? वहां के 100 किलोमीटर तक जितने भी लोग रहते थे उनके जीन के अंदर क्या हो गया था? उनके डीएनए के अंदर क्या हुआ था? म्यूटेशन हो गया था। अब जब म्यूटेशन हुआ तो उनकी जो औलादे थी, या फिर बोल सकते हो वो लोग जो थे, उनमें से कुछ लोग तो ऐसे ही चले गए, बट जो आगे जनरेशन आई उन लोगों की, यानी कि जो लोग थे जब उन्होंने रिप्रोड्यूस किया अपने बच्चों को, तो उनके जो बच्चे थे वो कैसे थे? एबनॉर्मल पैदा हुए। कैसे हुए? एबनॉर्मल पैदा हुए। किसी का दिमाग पेचका हुआ था, किसी की आंख नहीं थी, किसी की एक आंख नहीं थी, और थी भी तो एक आंख बहुत छोटी थी, एक आंख बहुत बड़ी थी, राइट। किसी का हाथ जो था वो टूटा हुआ था। कुछ इस तरीके से क्या होता है? म्यूटेशन कॉज होता है। अब यहाँ पर एक रिसेंटली मेरे टीचर ने मुझे बताया था, जब मैं क्लास 10 के अंदर था, ठीक है, उस टाइम की बात है, मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है। तो मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि एक बच्चे के अंदर म्यूटेशन हुई थी। किसकी वजह से हुई थी? रेडिएशन की वजह से हुई थी। तो जो बच्चे का जो कलर था, हमारा स्किन टोन कैसा है? हमारा स्किन टोन मे बी ब्लैक हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है? कैसा हो सकता है? व्हाइट हो सकता है, यानी कि स्किनी कलर, यानी कि गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, फिर गोरा हो सकता है। बट जो वो बच्चा हुआ था जिसके अंदर म्यूटेशन कॉज हुई थी, उसका जो कलर था ना वो कैसा था? ब्लू हो गया था, पूरी उसकी बॉडी पूरी ब्लू हो गई थी। तो लोगों ने क्या समझ लिया उसको कि ये कृष्ण भगवान का अवतार है, और उसकी पूजा करना स्टार्ट कर दी। उसका ट्रीटमेंट भी नहीं करने दिए, और वो बच्चा टैब हो गया। तो भाई इतना भी अंधभक्त मत बनो, ठीक है, साइंस को समझो। देख, इतना भी साइंस को मत मानना शुरू कर देना कि भगवान को भूल जाओ। भगवान और साइंस दोनों को वर्क लाइफ बैलेंस करके चलो, क्योंकि अगर भगवान है तो साइंस है, साइंस है तो भगवान। भैया
देखो, भगवान जहां अपनी साइंस खत्म होती है ना, वहां भगवान का काम शुरू होता है। क्लियर? अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि भगवान नहीं है, तो एक बार अपने ऊपर उंगली उठाना और फिर सोचना कि जो तेरा हर्ट है, जो तेरा दिल है, वो कैसे ऑटोमेटिकली धड़कता है। इसको एक बार सोचना, ठीक है? वैसे मुझे पता है, तो क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है, ऑटोमेटिकली धड़कता है। और वो ऑटोमेटिकली कैसे धड़कता है, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। ठीक है? तो आई होप तुमको म्यूटेशन समझा हो। देखो, म्यूटेशन किस वजह से कब हो सकता है? डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान होता है। किसकी वजह से होता है? रेडिएशन की वजह से होता है। कब होता है? डीएनए रेप्लिकेशन के वजह के टाइम होता है। क्या? ध्यान सुनना, म्यूटेशन जो होता है वो कब होता है? डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान होता है। दो बात याद रखना बस म्यूटेशन थ्योरी के अंदर, कि जो ये म्यूटेशन है, ये जो म्यूटेशन है वो कब होता है? डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? ऑकर लिखा है। क्या लिखा है? ऑकर लिखा है। कब होता है? डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर क्या होता है? म्यूटेशन होता है। किसकी वजह से होता है? रेडिएशन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? रेडिएशन की वजह से होता है। ठीक है? आपके बुक के अंदर इतना बड़ा बड़ा बुक के अंदर लिखा हुआ है, इस चैप्टर के अंदर नहीं है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर नहीं लिखा है। किसके अंदर लिखा है? इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट। इन दो चैप्टर में से कोई भी एक चैप्टर के अंदर जो भी लिखा है, मे बी ये डिजास्टर मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर लिखा हो सकता है या फिर सोशल हेल्थ चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है। इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई। बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर इस म्यूटेशन के ऊपर ना 2 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से पूछता है। हर 2-3 साल में रिपीटेड होता है। क्या होता है? रिपीट होता है। ये रिपीट होता है भाई, रिपीट होता है। इसलिए मैं यहाँ पर आपका अपना माथा फोड़ रहा था कि 2 मार्क्स के लिए आता है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है? क्लियर? अब बात करते हैं तीसरे साइंटिस्ट की। तीसरे साइंटिस्ट का नाम जो है वो क्या है? वाल्टर एंड सुल्तान। क्या नाम है? वाल्टर एंड सुल्तान। बट अगर मैं इसको सुल्तान बोलता हूं तो मेरे से बड़ा गधा कोई नहीं होगा। इसका नाम क्या है? वाल्टर एंड सटन। वाल्टर एंड सल्टन। क्या है? वाल्टर एंड सल्टन जो थे, ये क्या थे? साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, जो हमारा ग्रासहॉपर होता है ना, यानी कि राम जी का घोड़ा, उसकी बॉडी के जो सेल होते हैं, इन्होंने क्या देखा था? उसके बॉडी के सेल के अंदर क्या देखा था? इन्होंने पेयर्ड क्रोमोसोम्स देखे थे। क्या देखे थे? पेयर्ड क्रोमोसोम्स देखे थे। अब ये पेयर्ड क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ध्यान से देखो। ये क्या है? अपना सेल है। ये क्या है? अपना सेल है। हम सभी को पता है सेल के अंदर क्या होता है? एक क्रोमोसोम होता है कुछ इस तरीके से। क्या होता है? एक क्रोमोसोम होता है कुछ इस तरीके से। बट जो पेयर्ड क्रोमोसोम होता है वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ये 2 तरीके से देखने को मिल सकता है मेरे भाई। पहले तो ऐसा देखने को मिल सकता है पेयर्ड क्रोमोसोम, ठीक है? ठीक है? और कुछ इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है। ये 2 तरीके से आपको पेयर्ड क्रोमोसोम देखने को मिल सकता है। क्या मिल सकता है? पेयर्ड क्रोमोसोम इन 2 तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। ये है सिंगल क्रोमोसोम, ये है पेयर्ड क्रोमोसोम। ये दोनों क्या है? पेयर्ड क्रोमोसोम्स है। आखिरी में बताऊंगा कि पेयर्ड क्रोमोसोम क्या होता है। ठीक है? उसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी स्लिप भी बनाकर रखी थी कि मुझे आपको पढ़ाना है करके। राइट? ठीक है? ये सब साथ में लेके चलते हैं। ठीक है? तो इसको एक बार लिख लो। उसके बाद में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, किंग जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, और आरएनए और डीएनए के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। क्योंकि अगर आपको आरएनए और डीएनए के अंदर डिफरेंस पता चल गया तो आप इजीली आग बंद करके एनिमल किंगडम के अंदर फोड़ दोगे। सही बता रहा हूं। एनिमल किंगडम हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया और सेल बायोलॉजी हो गया। ये 4 चैप्टर के अंदर आप इजीली फोड़ सकते हो, और साथ ही में फोड़ पाओगे इसके अंदर लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये चैप्टर जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके लिए आने वाले 6 चैप्टर्स चिल्लर। समझ गए? तो एक बार लिखो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम क्या करने वाले हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इन 2 साइंटिस्ट के ऊपर आपको क्या करना है? बहुत ज्यादा फोकस से हाथ में पढ़ना है, क्योंकि अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये सेम चीज आपको 11th के अंदर भी पढ़ने को मिलेगी और 12th के अंदर भी पढ़ने को मिलेगी। पर अगर आप इस चीज को अच्छे से रिलेट कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आने वाला जो सेंट्रल डोग्मा वाला टॉपिक होगा, यानी प्रोटीन सिंथेसिस वाला जो टॉपिक होगा, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्यों समझ में आएगा? ध्यान से देखना। अब यहाँ पर क्या आता है? अपना साइंटिस्ट नंबर 4 आता है, जिसका नाम है क्या है? ओस्टवाल्ड एरवी। क्या नाम है? ओस्टवाल्ड एरवी नाम का एक साइंटिस्ट था। उन्होंने क्या किया था? 1944 के अंदर क्या किया था? प्रूफ किया था। क्या किया था? प्रूफ किया था कि डीएनए जो है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। पर क्या है? डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, एक्सेप्ट वायरसेस।
यानी कि ये क्या कहना चाहते थे, ओस्टवाल्ड एवरी क्या कहना चाहते थे, ओस्टवाल्ड ओस्टवाल्ड एवरी जो है, ओस्टवाल्ड एवरी जो है, ये जो साइंटिस्ट थे वो क्या कहना चाहते थे कि अपना जो डीएनए है, अपना जो डीएनए है वो क्या है, जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल है। क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। किनके अंदर, इनके अंदर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनके अंदर क्या है, अपना डीएनए जो है वो क्या है भाई, जेनेटिक मटेरियल है। एक्सेप्ट यानी कि सिर्फ और सिर्फ जितने भी वायरसेस हैं, जितने भी वायरसेस है, उनके अंदर क्या है, ये जो डीएनए है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्या बोला अपने अंदर ओस्वाल्ड एवरी सर ने, ओस्वाल्ड एवरी सर ने कहा कि जो डीएनए है ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इनके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बताओ, कितने तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास में, हमारे पास में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, हमारे पास में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, कितने बताओ हमारे अंदर, हमारे पास में कितने तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कितने तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी, 5 तरीके की। पहला होता है एनिमल, पहला होता है एनिमल, राइट, प्लांट, फंगी, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ये क्या होते हैं, ये 5 तरीके के अपने पास में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हमारे अर्थ के अंदर क्या है, ये 5 तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अब वायरस जो होता है वो क्या होता है, इनएनिमेट होता है। क्या होता है, इनएनिमेट होता है। क्या होता है, इनएनिमेट होता है। जो वायरस होता है ना, इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी के अंदर नहीं लेते। क्या बोलते हैं हम, जो वायरस होता है उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर आप हाईलाइट करके लिख लेना कि जो वायरस होता है वो क्या होता है, उसको हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं। क्या मानते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं, या फिर बोल सकते हो इनएनिमेट मानते हैं। इतनी बात क्लियर। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, फंगी हो गया, मोनेरा हो गया और प्रोटिस्टा हो गया। इन सभी के अंदर क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। क्या होता है, जेनेटिक डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। एक बात क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, तो आपको सीधा आंसर देना है डीएनए। आपको सीधा आंसर क्या देना है, मेरे अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए। अगर मैं आपसे पूछूं प्लांट के अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, तो आपको सीधा आंसर देना है डीएनए होता है। ठीक है। फंगी के अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, आंसर इज डीएनए। मोनेरा के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, मोनेरा यानी बैक्टीरिया के अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, राइट। प्रोटिस्टा के अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए। क्लियर। आंखें बंद करके भी आप, अगर आप सोए हुए हो कभी भी आपसे अगर कोई पूछता है कि एनिमल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, तो आपको सीधा आंसर देना है डीएनए होता है। अगर मैं आपसे सिंपल से सवाल पूछता हूं, चलो बताओ कॉकरोच के अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है। अब आप बोलोगे कॉकरोच, पहले तो सोचो, पहले तो ये सोचो कि कॉकरोच जो है वो क्या एनिमल है। यस, वो एनिमल है, तो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कौन सा होगा, डीएनए होगा, राइट। अगर मैं आपसे पूछता हूँ वायरस के अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, तो आप क्या मुझे डीएनए बोलोगे, नहीं, क्योंकि उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। इतनी बात क्लियर। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है तो अब यहाँ पर क्या होने वाली, कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली है। मैं भैया देखिए, अब आता है ऑस्वाल्ड एवरीसर के बाद में 3 साइंटिस्ट आते हैं, मैकेलिन, मैकार्थी, राइट, एंड कोलिन मैकलिन। क्या बोला मैंने, मैकेलिन, मैकार्थी, ठीक है, और कोलिन मैकलिन। मुझे इसका नाम प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं आता है, आप जिस भी तरीके से समझ सकते हो, आप जो भी पढ़ना उसको पढ़ सकते हो, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझो। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वापस से क्या किया था, प्रूफ किया था कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्या किया था, वापस से क्या किया था, प्रूफ किया था कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अब ऐसा इन तीनों ने क्यों किया था, मैं आपको बताता हूं, ध्यान सुनना। ये क्या है आपका सेल, ये क्या है आपका सेल है, ये क्या है आपका सेल। अब सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सभी को पता है। सेल के अंदर और क्या होता है, सेल के अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ये भी होती है, हमको भी पता है। और क्या होता है, यहाँ पर होता है सर न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, ये सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल भी हम बोलते हैं, इसको न्यूक्लियस को बोलते हैं।
अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं भाई, न्यूक्लिक न्यूक्लिक क्या होता है बताओ, सेल के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। और इसी न्यूक्लिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं, जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना आपके सेल के अंदर, जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, या फिर बोल सकते हैं जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, ये दो तरीके का होता है। क्या होता है, ये दो तरीके का होता है। पहले तो होता है आपका डीएनए, राइट, और दूसरा होता है आपका आरएनए। क्या होता है, आरएनए। ये दो तरीके के जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो आपके बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, राइट। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं और जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। अब डीएनए को हम न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं, इसको एक बार ध्यान से सुनना। इसका नाम क्या है, डीऑक्सी डीऑक्सी राइबोस डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड, राइट। ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। इसलिए हम डीएनए को क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। उसी तरीके से आरएनए का अगर फुल फॉर्म लिखूं तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ राइबोस न्यूक्लिक 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 एसिड। इसके नाम में भी क्या आ रहा है, न्यूक्लिक एसिड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, आरएनए भी क्या है मेरा, न्यूक्लिक एसिड है। क्या है, आरएनए भी क्या है मेरा, न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अब यहाँ पर देखना, डीएनए भी न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड है, और हम सभी को पता है हम न्यूक्लिक एसिड को ही क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड को ही जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। इतनी बात क्लियर, क्लियर। तो अब भाई बात आती है कि इन दोनों में से रियल जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। अभी तो हमने देखा कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अब यहाँ पर तो आरएनए भी है, हमारे अंदर तो आरएनए भी प्रेजेंट है। तो आप बताओ दोनों में से कौन सा रियल है और कौन सा नकली है। तो भाई देख, किंग तो एक ही होता है, राजा वाली मेंटेलिटी तो एक ही की होती है। शेर तो अकेला ही होता है जंगल का राजा। जो शेर जो होता है वो एक ही शेर होता है, जंगल का राजा। बाकी शेर तो ऐसे ही होते हैं। जो शेर होता है, आप सभी ने सिम्बा पिक्चर देखी, सिम्बा सिम्बा आप सभी ने देखी। सिम्बा मतलब वो वाला सिम्बा नहीं, तुम्हारा ये वाला सिम्बा नहीं, वो कार्टून वाला सिम्बा, एनिमेशन वाला सिम्बा। तो उसके अंदर क्या होता है, जो उसका पापा होता है, सिम्बा का पापा, वो क्या होता है, जंगल का किंग होता है। बाकी सारे लॉयंस भी होते हैं, बट जो किंग होता है ना वो किंग ही होता है। तो उसी तरीके से आपके बॉडी के अंदर भी किंग जो होता है ना वो किंग ही होता है। अभी जो आपका डीएनए है ना, ये क्या है, आपका किंग है। ये जो डीएनए है ना, ये क्या है, आपका किंग जेनेटिक मटेरियल है। क्यों है, क्योंकि ध्यान से देखना, ये जो डीएनए होता है ना, ये मोर स्टेबल होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। और आपका आरएनए जो है ना, ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। इसीलिए इसीलिए क्या होता है, ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं किंग जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं, किंग जेनेटिक जेनेटिक किंग जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। किसको हम बोलते हैं भाई, किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं डीएनए को। क्या बोलते हैं, किंग जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। किसको, इसको डीएनए को हम क्या बोलते हैं, किंग जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। इतनी बात क्लियर, क्लियर। अब वापस से एक बार ध्यान से सुन लो। देखो, तुम्हारे बॉडी के अंदर दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। क्या होते हैं, दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। पहला होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। दोनों के दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। बट जो राजा होता है वो राजा ही होता है, क्योंकि डीएनए बहुत ज्यादा मोर स्टेबल है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, किंग जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। अब बात आती है, इन तीनों ने वापस से क्यों प्रूव किया था, क्योंकि इनके समय में जो था डीएनए ही डिस्कवर ही हुआ था, बट इनके समय में क्या हुआ था, आरएनए भी डिस्कवर हो चुका था। इसीलिए फिर से इन्होंने इनको क्या करना था, प्रूव करना कि डीएनए जो है वो क्या है, अपना राजा है भाई। क्या है, राजा है। तो इन्होंने क्या किया था, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक किया था। तो आरएनए जो था वो लेस स्टेबल था, और जो डीएनए था वो बहुत ज्यादा स्टेबल था। इसलिए उसको क्या बोला जाता है, किंग जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है। और साथ ही में उन्होंने ये भी चेक किया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन सभी के अंदर हमको क्या होता है, किंग जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। इसीलिए सबसे ज्यादा वर्सेटाइल होता है अपना कौन था, डीएनए। इसलिए उसको क्या बोला जाता है, किंग जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है। क्लियर, क्लियर। अगर आपको ये सब समझा हो तो लिख लो, और नहीं समझा हो तो कोई बात नहीं, वापस समझ लेना। बस लेक्चर को एक बार फिर से रिवाइंड करो, और बिना लिखे, कॉपी में ना लिखते हुए लेक्चर के बाद फोकस करोगे तो अच्छी समझ में आ जाएगा। बस मेरी वर्ड्स को ध्यान से सुन लेना है। चलो एक बार लिखो भाई इसको फट से।
सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स साइंटिस्ट नंबर 6 एंड साइंटिस्ट नंबर 7। अब हम बात करते हैं साइंटिस्ट नंबर 6 और साइंटिस्ट नंबर 7 के बारे में। तो अब यहाँ पर लेक्चर को समाप्त करने की बारी आ गई है। तो लेक्चर को समाप्त करने से पहले हम क्या करेंगे, इन दो साइंटिस्ट के बारे में जान लेते, थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद में मैं तुमसे 2-3 सवाल पूछूंगा, उसका बस मुझे आंसर दे देना, ठीक है। फिर लेक्चर पर एंड करेंगे। तो सबसे पहली बात भाई क्या बोल सकते हो, साइंटिस्ट नंबर 6 की बात करते हैं। तो साइंटिस्ट नंबर 6 का नाम है भाई फ्रांसिस्को जेकॉब। क्या नाम है? फ्रैंकोइस जेकॉब। इन्होंने क्या किया था 1961 के अंदर, क्या किया था, एक बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। क्या होती है, हमारे अंदर भी क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारी बॉडी जो है वो क्या है, पूरी की पूरी मसल से बनी हुई है। हमारी जो बॉडी है, राइट, वो पूरी की पूरी किससे बनी हुई है, मसल से बनी हुई होती है। और हमारी जो मसल्स होती है वो किससे बनती है, प्रोटीन से बनती है। इसलिए जो जिम वाले बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, जब जिम में जाते हैं, जब वो जिम में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी मसल को टीयर करते हैं। और टीयर करके क्या करते हैं, जब वो प्रोटीन पीते हैं तो वो प्रोटीन की वजह से क्या होती है, जो मसल टीयर होती है यानी कि फटती है, वो क्या होती है, रिपेयर होती है। तो उसी तरीके से हमारे अंदर क्या होती है, जब हम वो प्रोटीन पीते हैं तो क्या होता है, वो प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है। वो प्रोटीन क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड्स के अंदर, और वो अमीनो एसिड्स क्या बनाते हैं, हमारे अंदर मसल बनाते हैं। इतनी बात क्लियर? तो वो जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं भाई, प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बनने की प्रोसेस इज इक्वल्स टू प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो प्रोसेस होती है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, उसको, उसका जो एक मॉडल था उसको प्रपोज किया था किसने, फ्रैंकोइस जेकॉब ने। इसको किसने दिया था हमें, फ्रैंकोइस जेकॉब ने। इसको हम हमारे सामने, आंखों के सामने रखा था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, पहले तो माइक्रोस्कोप के अंदर देखा भाई, कुछ इस तरीके से, इतनी बड़ी दूरबीन ली, इतनी बड़ी दूरबीन ली और अच्छे से देखा, ऐसे ऐसे देखा, देखो ऐसे देखा कि ये बैक्टीरिया है, इसको ऐसे देखा, इसके अंदर उसको चीरा पहले और फिर ऐसे देखा इसके अंदर प्रोटीन कैसे बन रहा है। तो उन्होंने ऐसे देखा और फिर यहाँ पर एक हाथ से डायग्राम बनाते गए, ठीक है। फिर उस डायग्राम को उन्होंने वर्चुअली क्या किया, फिजिकली क्रिएट किया और क्या किया, एक मॉडल बना दिया। क्या बना दिया, मॉडल बना दिया और उसको प्रपोज कर दिया किसका, 1961 के अंदर। अब प्रपोज तो कर दिया, बट अब उनकी जो एक्सप्लेनिंग टोन थी, या फिर बोल सकते हो उनको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा था कि भाई एक्सप्लेन कैसे किया जाए लोगों को कि ये ऐसे ऐसे होता है। तो फिर वहां पर आए उनके दोस्त आए जैक मोनार्ड। क्या, उनके दोस्त आए जैक मोनार्ड। उन्होंने क्या किया, जो जेकॉब ने जो ये मॉडल दिया था अपने प्रोटीन का, उसको एक्सप्लेन किया था। तो इसलिए बोला जाता है जब दो दोस्त मिल जाते हैं ना तो दुनिया हिला देते हैं। तो वही चीज इन दो साइंटिस्ट ने की थी। पहले बंदे ने क्या किया, बैक्टीरिया के अंदर के प्रोटीन सिंथेसिस के मॉडल को दिया, और दूसरे बंदे ने क्या किया, उसको एक्सप्लेन किया और क्या ले ली, वाहवाही ले ली। तो बस आज के लेक्चर को अपन यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझा हो, ठीक है, समझा ना भाई, समझा, ठीक है। और दो चीजें आपको करनी है, 2 से 3 चीजें आपको करनी है, जो कि मैं आपको हर लेक्चर के एंड में बोलता हूँ। पहली चीज आपको क्या करनी है, अपनी बुक को उठाना है, उसको रीड करना है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से जाकर पूरे के पूरे नोट्स आपको अच्छे तरीके से लिखने अपने कॉपी के अंदर। तीसरी चीज, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। कैसे करोगे, डीपीपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, उसकी लिंक, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहां से जाकर डीपीपी एक बार पक्का सॉल्व करना, क्योंकि आज की जो डीपीपी होगी, अगर आप उस डीपीपी को सॉल्व कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 5 से 6 मार्क के क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं इस चैप्टर में से, और इस टॉपिक में से आते हैं ना, आप ऐसे उड़ा दोगे, ऐसे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल अपन लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय। कल हम पढ़ने वाले सेंट्रल डोग्मा के बेसिक्स। सेंट्रल डोग्मा स्टार्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जितने भी सेंट्रल डोग्मा को समझने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको अच्छे से कवर करने वाले हैं। क्योंकि देखो सेंट्रल डोग्मा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अगर आपको कोई टीचर आके डायरेक्टली पढ़ाना शुरू कर रहा है ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप कोई ना कोई छोटा छोटा कंफ्यूजन होगा ही। बट हम क्या करेंगे, पहले पूरे बेसिक्स क्लियर करेंगे सेंट्रल डोग्मा के, उसके बाद में ही सेंट्रल डोग्मा को स्टार्ट करेंगे। तो कल क्या होने वाला है, कल शाम को मिलेंगे इसी बजे, इतना ही टाइम पे, कितना बजे, 7 बजे मिलेंगे, ठीक है। और सेंट्रल डोग्मा के सारे बेसिक्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में लेक्चर नंबर 4 के अंदर सेंट्रल डोग्मा को भी निपटा लेंगे। तो चलिए मिलते हैं, ओके, टाटा, बाय बाय। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट में बता दीजिए कि मुझे लेक्चर समझ में आ रहा है सर। तो चलिए मिलते हैं कल, टाटा, बाय बाय।